So now there has been this announcement of elections in Jammu Kashmir. अब ये इलेक्शंस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम सितंबर 18 और अक्टूबर 1 तक चलेंगे एंड दैट टू इन 3 फेजेस. अच्छी बात है भैया. एनीवे सुप्रीम कोर्ट का लास्ट ईयर का जो जजमेंट था दिसंबर 2023 का, दैट आल्सो डिजायर्ड द सेम कि ठीक है आर्टिकल 370 हटा दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेटहुड की तरफ दोबारा ले जाना है बाय द फॉर्म ऑफ इलेक्शंस, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शंस. बट ऐसे क्या फोर्सेस रहे हैं जो आज के टाइम पीरियड में भी कश्मीर में पीस को डिस्टर्ब करते हैं, और कैसे इंडियन गवर्नमेंट इनके साथ टैकल कर सकती है और नया कश्मीर जो आएगा उसको हम ज्यादा पीसफुल बना सकते हैं. लेट्स हैव अ डिस्कशन टुवर्ड्स दैट. फर्स्ट इज ऑफ कोर्स द रोल ऑफ आवर फ्रेंड फिलोसोफर नेबर पाकिस्तान. अब यहां देखो स्टार्टिंग में ये लोग क्या करते हैं. जब कश्मीर अंडर महाराजा हरि सिंह डिसाइड अच्छा विल स्टे इंडिपेंडेंट, अभी हम स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आजादी के जस्ट 3 दिन पहले इंडिया के साथ, एंड विल स्टे इंडिपेंडेंट. ओके ऑल राइट. लेकिन उसी टाइम पर पाकिस्तान गेट्स लिटिल इम्पेशेंट और ये यहाँ वजीरिस्तान प्रोविंस से पश्तून ट्राइबल्स को भड़काते हैं और यहाँ पर इन्वेड करने के लिए भेज देते हैं अक्टूबर 1947 के आसपास. राइट. तो तब से इनका एक रोल देखा गया है विच हैज बीन वेरी वेरी प्रोमिनेंट एक्चुअली. इनिशियली दिस वाज इन द फॉर्म ऑफ अटैक्स, जैसे अक्टूबर 1947 का अटैक, जिसके बाद ये मुद्दा गया था एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस में. ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था उसके बाद. दिस इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इस इन्वेजन के बाद. तो इसकी वजह से आप देख ही रहे हो यहाँ पर पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है वो डिजाइन होती है. इसी की वजह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रदर साइन हुआ और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक रोल प्ले किया कश्मीर को डिफेंड कर. द सेकेंड फैक्टर, यहाँ पर ये अटैक्स तो करते ही हैं. जैसे 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंदर इन्होंने अटैक किया, यहाँ पर डायरेक्टली किया था कश्मीर के अंदर. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा वीक होती जाती है. तो उसके बाद ये आ जाते हैं टुवर्ड्स द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. और इससे क्या होता है, ये एक टेरर फैक्ट्री बिल्डअप करते हैं जिससे कि टेररिज्म पूरा परपेचुएट हो रहा होता है. इन द 1980s आल्सो विल सी दैट रोल आल्सो फर्दर गोइंग फॉरवर्ड. सो यहाँ पर आप पाकिस्तान का रोल देखते हो फ्रॉम लॉट ऑफ डेकेड्स राइट सिंस इंडिपेंडेंस. लेकिन इंटरनेशनल फैक्टर्स भी कम नहीं, पर्टिकुलरली द इम्पैक्ट ऑफ जियो पॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इनिशियली क्या होता है, देयर वर दीज टू ब्लॉक्स. वन इज द वेस्टर्न ब्लॉक, द सेकंड इज द कम्युनिस्ट ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, एंटायर वर्ल्ड डिवाइडेड. तो अब वहां पर व्हाट दी वेस्टर्नर्स थिंक इज कि इंडिया, अच्छा इंडिया के पॉलिटिशियंस नॉन अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं. अच्छा नॉन अलाइनमेंट ये मतलब हमारे साथ नहीं, मतलब दे आर अगेंस्ट अस. दिस वाज सेड बाय देयर प्रेसिडेंट वंस, इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस. दैट्स व्हाई व्हाट दे थॉट, लेट्स ब्रिंग पाकिस्तान टू आवर साइड, ताकि ये जो कम्युनिज्म फैल रहा है ना यहाँ से चाइना तक, ये आगे और ज्यादा स्प्रेड ना हो पाएगा, है ना. सो दैट्स व्हाई ये पाकिस्तान को बगदाद पैक्ट या फिर सेंटो पैक्ट में ले आते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के 1955 के. ये कुछ नहीं था, मतलब वेस्ट का आप समझ लो कि एक पपेट रीजनल ग्रुपिंग. इसके मेंबर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सारे इसके मेंबर्स. सो दिस कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स एक्चुअली प्रोवाइडेड फ्यूल टू दिस एंटायर फायर. क्योंकि जब यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा जाता है तब ऑलरेडी 1948 1 जनवरी 1948 को तब ये क्लियर हो जाता है कि ये जो कंट्रीज है यूएस और यूके, ये इस बायलैटरल इशू को इंटरनेशनलाइज करेंगे और इसको कश्मीर का मुद्दा ना होकर इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा बनाएंगे, एंड देन द एंटायर पीस विल गेट डिस्टर्ब्ड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बार बार यहाँ पर जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल रहा है, इनको इसी इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से यूएस ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने इंटरेस्ट के लिए जान करके इग्नोर किया. Although सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन अप्रैल 1948 में आ गया था, एंड दैट आल्सो रिक्वायर्ड पाकिस्तान टू विड्रॉ इट्स फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर, ताकि प्लेबिसाइट हो सके कश्मीर को किसको ज्वाइन करना है. बट ऑफ कोर्स ये तो कभी होगा नहीं. लेकिन उसके बाद भी जितनी चीजें हुई हैं उसमें इंडिया के खिलाफ 13 ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन हैं जो कहीं ना कहीं साइन किए गए उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आए. और फिर इंडिया को कोई ना कोई पार्टनर ढूंढना पड़ता था जस्ट टू इंश्योर कि ये यूएनएससी के रेजोल्यूशंस इंडिया के खिलाफ बार बार यहाँ पर पास ना किया जाए और इंडिया की जो पोजीशन है कश्मीर में वो और ज्यादा एडवर्स ना बनाए. So that happened constantly. By the way, Unacademy is not just online, it is offline also. आप देख ही सकते हो. देखो ये नई बैच स्टार्ट हो रही है करोल बाग पर. इंग्लिश मीडियम में सारे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, यू माइट बी नोइंग देम ऑलरेडी, और बहुत ही वेल क्यूरेटेड बैच है. अलॉन्ग विद दैट हिंदी मीडियम के लिए मुखर्जी नगर में बैचेस हैं, और यहाँ देखो हेवी डिस्काउंट भी है, और इसका भी डेट बहुत नजदीक है. और इसके साथ साथ प्रयागराज वाला बैच है इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम का,
अगेन दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन अगर आप दिल्ली नहीं आना चाहते, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में फीचर्स सारे सेम रहेंगे। सो ओवरऑल बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि आपको एक स्टार्ट से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपका करंट अफेयर्स है, जैसे फुल लेंथ एंड सेक्शनल जो मॉक टेस्ट चाहिए फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, ये इसमें साथ में मिल जाते हैं। सी सैट का कंपोनेंट है, एसए का कंपोनेंट है, सो दैट जो आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं व्हिच कैन मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन, ये भी आपके साथ साथ में कवर हो जाए। और इसके साथ साथ मेंटरशिप का भी ऑप्शन है, हर एक सेंटर पर मेंटर बैठे रहते हैं आपके लिए, कभी भी आप डाउट सॉल्विंग के लिए पूछ सकते हैं उनसे, और साथ साथ जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ भी रेगुलर इंटरेक्शन होता है। बाकी इन कोर्सेज की और डिटेल्स आपको जाननी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक्स प्रोवाइडेड है, उन पे क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर आपको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब एज इन ऐसे भी, तब भी आप सेंटर्स पर विजिट कर सकते हो, एनी ऑफ दी सेंटर्स, तो आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दैट अगर ऐप डाउनलोड करना है फॉर कंटेंट एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, या फिर लेटेस्ट आपको चीजें अपडेट्स चाहिए, एनीथिंग यू वांट, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इजीली एक्सेसिबल होती है चीजें उस पे। सो इन सब ने ट्रेडिशनली पीस को बहुत ज्यादा ना इम्पैक्ट किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट फैक्टर। नाउ व्हाट इज दिस? देखिए कश्मीर में ना सूफिज्म का बहुत अच्छा एक कल्चर रहा है। इनका एक नेटिव सूफी इस्लामिक सेक्ट रहा है, अहले क्वार। इनफैक्ट यहाँ पर जितने सूफी के स्कूल्स हैं जो आप पढ़ते हो, शोहरावर्दी, नक्शबंदी, इन सबका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कश्मीर पर भी पड़ा है। इनफैक्ट इनकी फेमस, आप जानते हो, सूफी पोएट्स रही हैं, लाल देद रही हैं 14th सेंचुरी की एक इंपॉर्टेंट पोएट। तो इनके कल्चर में हमेशा एक सिंक्रेटिज्म रहा है। सिंक्रेटिज्म किस किस का? फर्स्ट ऑफ ऑल शेविज्म का, बहुत सारे ऐसे शेविज्म से रिलेटेड यहाँ पर बिल्डिंग्स भी हैं, टेम्पल्स भी हैं। अमरनाथ टेम्पल इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। और हिंदू टेम्पल्स काफी है, पंद्रेथान टेम्पल है एक, a landmark architecture of 8th century. So there has been this Hinduism, but gradually यहाँ पर Sufism सिंक करता है, and then there is advent of Islam also here. कुछ रेडिकल सेंट्रल एशियन किंग्स आते हैं, रूलर्स आते हैं जो इस्लाम को यहाँ पर फोर्सफुली फर्स्टली प्रोपोगेट करते हैं, एंड देन एक सेक्युलर कल्चर भी आता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। एक पूरी हिस्ट्री रही है, बट सिंक्रेटिज्म प्रोमिनेंट रहा है, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द वहाबी आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। दैट्स व्हाई आप देखो यहाँ पर जो इस्लाम है, दे जस्ट चेरिश द श्राइन्स, जियारत, एंड दे गो देयर, यू नो, टू जस्ट सीक ब्लेसिंग्स। ऑल्दो फॉर वहाबीज आपको पता होगा आइडल वर्शिप बहुत ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा है, एंड दे डोंट प्रेफर आइडल वर्शिप। इनफैक्ट इसको शेख अब्दुल्ला ने भी एक बार हाईलाइट किया था, दैट हाउ कश्मीरी इस्लाम इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ ऋषि वर्शिप, बुद्धिज्म, शेरिज्म, सूफिज्म। बुद्धिज्म का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है ऑफ कोर्स, लद्दाख नियर टू इट। सो दैट्स व्हाई आप देखोगे कि ये जो पूरा, मतलब एक पूरा सिंक्रेटिक मिक्स था, ये इम्पैक्ट होने लगा जैसे जैसे यहाँ पर मिलिटेंसी की सिचुएशन बढ़ती। Now this happened because of international factors also, as we saw geopolitics and Pakistan, but इन सबने कहीं ना कहीं इनके जो कल्चर है उसको भी इम्पैक्ट किया। इनफैक्ट देयर वाज अ ह्यूज, दिस इज अ ह्यूज ब्लॉट ऑन हिस्ट्री कि 1980s में जब कश्मीरी पंडित्स पर अटैक होता है तो उसको इनकी जो लोकल पॉपुलेशन है वो डिफेंड नहीं कर पाती बिल्कुल भी, एंड दीस पंडित्स हैव टू रन। सो दिस शोड अ पाथ टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन। और धीरे धीरे जो वहाबी आइडियोलॉजी साउथीज तक ही लिमिटेड रहा करती थी, वो आप देखते हो कि अब वो आइडियोलॉजी धीरे धीरे पाकिस्तान में आ रही थी, एंड पाकिस्तानी तो इसको लेकर आ रहे थे, इनकी मिलिट्री आईएसआई, जस्ट टू प्रमोट द तालिब्स एंड हेंस द रेडिकलाइजेशन ऑफ द मुजाहिद, ताकि एक तालिबान को क्रिएट कर सकें। और उसी आइडियोलॉजी को टू सम एक्सटेंट दे वर आल्सो इंपोर्टिंग हियर। सो देयर हैज बीन दिस रोल ऑफ आइडियोलॉजी, बट देयर इज आल्सो द रोल ऑफ एलियनेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट। मानो या न मानो, यहाँ पर जितने इलेक्शंस हुए हैं उन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं जो लोकल पॉपुलेशन है उसका डिसकंटेंट देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई जो फेडरलिज्म के साथ इश्यूज रहे हैं उन्होंने भी कश्मीर के इश्यूज को इम्पैक्ट किया। जैसे जब 1951 में पहला इलेक्शन हुआ तब इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस कही जा रही थी कि हाँ हुई है। उसके बाद आप देखो हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसी मैल प्रैक्टिसेस कही जाती है कि हुई है कहीं ना कहीं, एंड इसमें जो यूनियन का इंटरेस्ट होता है वो तो अपहोल्ड हो जाता है, क्योंकि यूनियन अपने फेवरेट्स को कहीं ना कहीं इम्पोज कर देता है, बट इससे जो लोगों की विल है वो सप्रेस होती है, एंड देन पीपल ट्राई टू फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव्स। अब इसका ये मतलब नहीं है दैट देयर शुड बी प्रमोशन ऑफ मिलिटेंसी, बट इस एलिनेशन को कैपिटलाइज करना फिर इजी हो जाता है। सो देयर इज दिस एंटायर साइकिल, यू नो। अब देखो 80s में भी ऐसे ही कुछ इलेक्शंस होते हैं,
अब क्या होता है कि फारूक अब्दुल्ला उस टाइम बहुत ज्यादा सच इनका बहुत प्रोमिनेंस होता है वहां की पॉलिटिक्स में, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर बनते हैं, शेख अब्दुल्ला के जो सक्सेसर। सो इनके प्रोमिनेंस की वजह से इनका लोकल पॉपुलेशन पर काफी होल्ड रहता है। अब ये उस टाइम पर सेंटर को एलिज तो करते हैं कि आपने इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस किए हैं, प्रोटेस्ट को सप्रेस किया 1983 में, लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं 86 87 के, तब कहीं ना कहीं ये जो रेडिकल फोर्सेस है जो इस टाइम पर काफी आ रही थी, और कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जो पूरे सब कॉन्टिनेंट को इम्पैक्ट कर रही थी, यहाँ रेडिकलाइजेशन बहुत स्प्रेड हो रहा था, कश्मीरी पंडित को भगाया जा रहा था उस टाइम पर, इसको ये कंप्लीटली अपोज नहीं करते इलेक्शंस के टाइम पर, रादर उस मॉब के यहाँ पर फेवर में आकर, रादर उस मॉब को कैपिटलाइज करके पावर में आ जाते हैं। सो शॉर्ट टर्म में तो ये जीत जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे जो मिलिटेंसी है वो और ज्यादा बढ़ती जाती है, सेपरेटिज्म और बढ़ता है, देयर इज दिस रोल ऑफ सेपरेटिस्ट आल्सो, वो भी हम देखेंगे। तो आर्टिकल 370 जब इनिशियली आता है तब हम क्या कहते हैं, वी वांट ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर, सडन इंटीग्रेशन किसी को नहीं चाहिए, इवन हमको भी नहीं चाहिए, तो ठीक है, आर्टिकल 370 को हमें टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन की तरह लेगा, दैट्स देयर, ठीक है, इसके हेडिंग में लिखा हुआ है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ऑलराइट। बट देन हम एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाते हैं 1955 कि अच्छा, ये डिफाइन करने के लिए कि यहाँ का सिटीजन कौन होगा, यहाँ पर इन सिटीजन को क्या क्या राइट्स होंगे, आउटसाइडर्स को क्या क्या राइट्स नहीं होंगे, एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन फिर हर एक ऐसे ऑर्डर के बाद पावर्स जो होती है वो थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट होती है। अब पहले तो आर्टिकल 370 के एग्जिस्टेंस के खिलाफ ही इटसेल्फ काफी सारे डिबेट्स है कि ये लाए क्यों, लेकिन अब जब एक बार ले आए और उसके बाद ये ऑर्डर्स आते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक ऐसे एक्शन के साथ जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें इनकी जो फ्रंट लाइन बनती जा रही है, जो डिवाइड बनते जा रहे हैं रिलीजन के बेस पर, उसको एक्सप्लॉइट करना एक्सटर्नल के लिए बहुत इजी हो जाता है। सो दैट्स वन फैक्टर। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स। इसको हम जितना हाईलाइट करें उतना कम है, क्योंकि इनिशियली जब ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी तब शायद इसको कंट्रोल करना इजी था, लेकिन एक बार जब वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर आ गए, इनके बहुत सारों के खुद इनफैक्ट होम मिनिस्ट्री ने 2019 में 370 हटाने से पहले एक डेटा दिया था, उनके हिसाब से इन 130 हुरियत लीडर्स जो है, जो हुरियत के फैक्शन है, दीज सेपरेटिस्ट, इनमें से इन 130 लीडर्स में से 200 से ज्यादा के 200 से ज्यादा ऐसे बच्चे जो बाहर हायर एजुकेशन ले रहे हैं अब्रॉड, मतलब पैसा है, और जो यूनियन से पैसा आता है वो जाता किसके पास है, ये पैसा जाता है सेपरेटिस्ट के पास, पूरी एक साठ गांठ बैठ जाती है, पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है, और ये पैसा लोकल पॉपुलेशन के पास नहीं जाता। अब लोकल पॉपुलेशन को क्या बताया जाता है, आप प्रोटेस्ट करो, आप यहाँ पर पत्थरबाजी करो, स्टोन पेल्टिंग करो, और ये सारी एक्टिविटीज करो जिससे स्कूल बंद हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट को एक मैसेज जाएगा, और इनके बच्चों की जब एजुकेशन हर्ट होती है, लोकल लोगों के बच्चों की, तो ये सेपरेटिस्ट बोलते हैं कोई बात नहीं, दिस इज सैक्रिफाइस, ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के सैक्रिफाइस है। लेकिन उनके खुद के बच्चे आप देखो, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। तहरीके हुरियत के जो चीफ है उस टाइम के 2019 के, उनके दो बेटे सऊदी में सेटल्ड हैं अच्छे से। ऐसे ही आप देखो सैयद अली शाह गिलानी, इनकी डॉटर खुद एमबीबीएस कर रही थी उस टाइम पाकिस्तान से। हुरियत लीडर मिरवेज उमर, इनकी बहन पढ़ रही थी आराम से बाहर। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर, मतलब जो पैसा आ रहा है वो एक्चुअली जा कहाँ रहा है, बिकॉज देयर इज एन एंटायर इकोसिस्टम ऑफ फंड्स, फर्स्टली वेपन्स, आर्मामेंट्स जो आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं किसी न किसी को बेनिफिट मिल रहा है। सो देयर इज रोल ऑफ करप्शन, करप्शन भी है लोकल लेवल पर। और जो सेपरेटिज्म की पॉलिटिक्स है दैट इज सेल्फ सेंटर्ड, लोगों से कोई मतलब नहीं है, बस अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं इंश्योर करना, दैट इज देयर। तो आप देखो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं, लेकिन क्या आज ये फैक्टर्स नया कश्मीर को इंपैक्ट कर सकते हैं? इज कश्मीर मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन? फर्स्टली पाकिस्तान के रोल पर ही आप डिस्कस कर लो। पाकिस्तान, एवरीवन नोज दैट इट इज डिक्लाइनिंग एंड मे बी इट कैन इवन डिसिपेट इन द फ्यूचर। बलूचिस्तान में इशू है, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट की डिमांड है, सिंध में इश्यूज हैं, फोर्स्ड कन्वर्जन वहां पे बहुत डेकेड से हुए हैं, और बहुत टाइम तक तो बहुत सारे हिंदी सिंधुस को भी दिवाली सेलिब्रेट करने का अलाउ नहीं किया जाता था। नेक्स्ट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ आप जानते हो प्रोटेस्ट हो रहे हैं टू रीयूनाइट विद इंडिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यहाँ आप जानते हो तालिबान का रोल बहुत प्रोमिनेंट है। नाउ तालिबान इन अफगानिस्तान इज नॉट लिसनिंग टू देयर ओरिजिनल मास्टर्स द पाकिस्तान, और ये खुद कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एंड दे वांट दीज लैंड्स एक्चुअली टू मर्ज इनटू द पश्तून लैंड्स, ताकि एक लार्जर पश्तूनिस्तान बन जाए। सो दैट्स व्हाई बचा एक अकेला पंजाब। पंजाब हो सकता है एक छोटा सा यहाँ पर कंट्री रह जाए आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी साइड का जो पंजाब है। सो ये आप देख रहे हो, ये रोल खत्म होता जा रहा है। कोल्ड वॉर का जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया।
जो यहाँ पर टेरर की पूरी फैक्ट्रीज बनाई जा रही थी, अब उसका खुद ही यूएस शिकार बन जाता है 9/11 के बाद से, तो खुद ही अफगानिस्तान में आगे इन्वेड कर देते हैं, तालिबान को हटा देते हैं खुद ही। एंड आफ्टर दैट दे आर ऑल्सो आफ्टर अलकायदा, ओसामा बिन लादेन को यहाँ पे वो एनकाउंटर कर देते हैं पाकिस्तान में आकर। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर देयर। तो आप देखो ये वाला फैक्टर भी आज तो प्रोमिनेंट है। रेडिकल इस्लाम नाउ इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली दैट इट्स नॉट जस्ट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इसके अगेंस्ट एक जो रिएक्शन है वो आप हर कंट्री में देख रहे हो आज के टाइम पे। यूरोप में देख रहे हो द राइज ऑफ फार राइट, they have dissatisfaction with radical Islam. That is why there is this rise of far right. अभी यूके में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो आपने देखे हैं, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट ओनली, एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट। सो दैट्स व्हाई ये एक फैक्टर आप देख रहे हो अगेन कमजोर पड़ रहा है। फेडरलिज्म के इश्यूज अगेन कमजोर पड़ रहे हैं क्योंकि 370 हटा ही दिया। जो प्रॉब्लम की जड़ थी जिसकी वजह से सेपरेटिस्ट आ रहे थे, सेपरेटिज्म हो रहा था, उसको हटा दिया बिकॉज पुराने इकोसिस्टम में तो फंक्शन करना शायद उतना नहीं था प्रैक्टिकली पॉसिबल। अब नया इकोसिस्टम आएगा, नए इलेक्शंस आएंगे, स्टेट का फॉर्मेशन होगा। सो दैट्स व्हाई वी सी कि ये सारे फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए, ईच एंड एवरी फैक्टर हैज इट्स स्ट्रेंथ डिक्लाइनिंग। दैट्स व्हाई आज के टाइम पर नया कश्मीर के लिए एक बहुत ही एप्ट टाइम है, वी कैन से इट। एंड इनफैक्ट अगर अब जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं इंक्लूडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, if we are able to conduct them in a free and fair manner, इतने एलिगेशंस नहीं लगते और नैरेटिव सेटिंग नहीं होता अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट, so we can see that we'll see ushering in of a new peace, but along with that a new level of prosperity also. So let's hope towards that, and let's keep up the spirits of Kashmirian, Insaniat and Jammu. Thank you. An Academy. Let's crack it.